बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 8 सफ़ा नंबर 152 से। जी अम्मा भी, आप ठीक कह रही हैं। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या कहते हो? बुलाऊं उसके भाइयों को? अम्मा बी ने कहा और अम्मा बी की बात सुनकर न सिर्फ इमरान बल्कि जूलिया भी चौंक पड़ी। भाइयों को? कौन है भाई? इमरान ने चौंक कर कहा। अरे वही, एक का नाम सफदर है और शायद एक का नाम कप्तान शकील, एक सदीकी है और एक गालबन नोमानी है। पिछली बार जब ये मिली थी तो इसने अपने भाइयों के नाम बताए थे। और क्या कहा था? हाँ, याद आया, एक का नाम तनवीर भी है और इसके कुल 7 भाई हैं। अम्मा बी ने नाम याद करते हुए कहा और इमरान चौंक कर जूलिया की जानिब देखने लगा। जूलिया ने एक बार मुलाकात में वाकई अम्मा बी को सफदर और बाकी सबके बारे में बताया था कि वो सब इसके भाई हैं। लेकिन अम्मा बी, आप इन्हें क्यों बुलाना चाहती हैं? क्या जूलिया की तरह आप इसके भाइयों से भी नमाजें और आयात सुनना चाहती हैं? इमरान ने धड़कते दिल से अम्मा बी की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं पागल, मैं पहले इस लड़की को फरंगी समझती थी और मुझे तुम पर भी गुस्सा आता था कि तुम एक फरंगी लड़की के साथ काम करते हो। इस सिलसिले में जब मैंने सलेमान से बात की तो उसने मुझे बताया कि ये लड़की अब फरंगी नहीं है और उसने तुम्हारी मौजूदगी में एक मौलाना से इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ लिया है। इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया था। ये लड़की चूंकि अब मुसलमान हो चुकी है, इसलिए मुझे अब इस लड़की में कोई ऐब नजर नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी और इसकी शादी करा दूं। इमरान ने कहा। अम्मा बी ने कहा और उनकी बात सुनकर इमरान एकदम से उठकर खड़ा हो गया, जबकि अम्मा बी की बात सुनकर जूलिया का चेहरा यकलख्त टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। शादी? इमरान ने हकला कर कहा। हाँ, मैं जब भी तुमसे शादी करने का कहती थी तो तुम हर बार टाल देते थे और मुझे याद है एक बार तुमने कहा था कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो और इस इंतजार में हो कि ये लड़की इस्लाम कबूल कर ले तो तुम इसी से शादी करोगे। अम्मा बी ने कहा तो इमरान ने फौरन बुखलाई हुई नजरों से जूलिया की तरफ देखा। अम्मा बी की बात सुनकर जूलिया की आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ गई। इमरान की जानिब ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे वो कह रही थी कि ऐसी बात थी तो वो उसे पहले बता देता और वो बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लेती। वो इमरान ने हकलाते हुए कहा। अम्मा भी और जूलिया के सामने अब इमरान के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी लड़की से होगी। सलेमान यही है। मैं इससे कहकर आज ही इसके सारे भाइयों को यहाँ बुलाती हूँ और उनसे आज ही तुम्हारा रिश्ता तय करके आज ही उनसे तुम्हारी मंगनी करा देती हूँ। पहले मंगनी होगी और अगले हफ्तों में तुम्हारी उससे शादी करा दूंगी। तुम्हारे डैडी से मैंने पहले ही बात कर ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी शादी के तमाम इख्तियारात दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं लड़की भी देख लूं और इन्हें आगाह कर दूं तो वो शादी के तमाम अहराजात संभाल लेंगे। अम्मा भी ने कहा तो इमरान को अपने कानों से धुआं सा निकलता हुआ महसूस होने लगा, जबकि अम्मा भी की बातें सुनकर जूलिया का चेहरा मुसर्रत से उछलना शुरू हो गया। अम्मा भी, अब भी तुम एक छोटा सा बच्चा हो, मेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, इतनी जल्दी शादी? इमरान ने कहा। नहीं टूटे तो मैं तुम्हारे दूध के दांत अपने हाथों से तोड़ दूंगी और खबरदार, अब अगर तुमने इनकार किया, मेरी सेहत इन दिनों वैसे भी बेहद खराब रहती है। मैं नहीं चाहती
کہ میں تمہارے سر پر सेहरा सजाए बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया जाए ताकि मैं भी सुकून से मर सकूं। अम्मा भी ने कहा, अल्लाह न करे ऐसी मनहूस बातें न करें अम्मा भी, मेरी दुआ है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इमरान ने फौरन कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी उम्र की कोई जरूरत नहीं। मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुनिया में वो मुझे सब कुछ मिला है जिसकी मैंने तमन्ना की थी। बस अब मेरी यही आखिरी खुशी है कि तुम मेरी बात मान लो और जल्द से जल्द इस लड़की को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आओ। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझे घर की देखभाल के लिए एक बहू की जरूरत है। जब बहू घर होगी तो तुम्हें भी उस साबनदानी जैसे फ्लैट को छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। जब मैं तुम दोनों को खुश देखूंगी तो मेरी उम्र खुद बहुत लंबी हो जाएगी। अम्मा भी ने कहा, लेकिन अम्मा भी, इसे तो सूरह मरियम और सूरह मायदा भी नहीं आती अभी। इमरान ने करा कर कहा, नहीं अम्मा भी, मुझे सूरह मरियम और सूरह मायदा याद है, कहे तो मैं आपको अभी सुना सकती हूँ। जूलिया ने फौरन इस बार इमरान की जानब खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, देखा, इसे सब याद है। अगर नहीं याद तो जब ये मेरी बहू बनकर आएगी तो मैं इसे सारी आयात याद करा दूंगी। बड़ी ज़हीन बच्ची है, मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएगी। अम्मा भी ने कहा, लेकिन अम्मा भी, इमरान ने मरे मरे अंदाज में कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, अब तुम वैसे ही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। अगर तुम अपनी अम्मा भी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में इस लड़की से शादी करना पड़ेगी, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मा ने कहा। तो अम्मा भी की ये बात सुनकर इमरान हक्का बक्का रह गया। उसे घर से रवाना होते वक्त कुछ कुछ अंदाजा जरूर हो गया था कि अम्मा भी इसे और जूलिया को एक साथ बुलाकर यही बात करना चाहती होंगी, लेकिन उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि अम्मा भी इसकी शादी के लिए इस कदर सीरियस हो जाएंगी कि वो इसे इतनी बड़ी कसम दे देंगी। अब इमरान के चेहरे पर हकीकतन संजीदगी उभर आई थी। अम्मा भी वो वाहिद शख्सियत थी जिनकी इमरान कोई बात भी नहीं टाल सकता था, और उन्होंने इसे इतनी बड़ी बात कह दी थी कि इमरान गुम सा हो गया रह गया था। बोलो, करोगे इससे शादी या मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे? अम्मा भी ने कड़क कर पूछा। अल्लाह आप पर रहम फरमाए अम्मा भी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपके लिए बुरा कैसे सोच सकता हूँ। आप ही का तो ममता भरा हाथ मेरे सर पर रहता है, जिसकी वजह से मैं इस कदर अमन और पुरसकून वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। जिनके सरों से उनकी माओं के हाथ उठ जाते हैं, उनकी तो दुआओं में भी वो असर बाकी नहीं रहता जो बारगाह इलाही में अपना मुकाम हासिल कर सकें। इमरान ने संजीदगी से कहा, तो क्या तुम मेरे कहने पर इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो? अम्मा भी ने पूछा। जूलिया भी गौर से इमरान की तरफ देख रही थी, जैसे वो इमरान का जवाब सुनने के लिए बेताब हो। क्या ये जरूरी है कि मैं इसी से शादी करूं? इमरान ने रूहान सी आवाज में पूछा, और जूलिया गुस्से से बल खाकर रह गई। हाँ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। बोलो, हाँ करते हो कि नहीं? अम्मा भी ने कहा। तो जूलिया का चेहरा एक बार फिर खिल उठा। वो इमरान की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू हो गई। ठीक है अम्मा भी, जैसे आपका हुक्म, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। और इमरान का जवाब सुनकर जूलिया का चेहरा इस कदर सुर्ख हो गया जैसे खुशी के मारे उसके मसामों से सारा खून बाहर फूट पड़ेगा। शाबाश, ये हुई ना सादतमंदी। तो मैं आज ही इस लड़की के भाइयों को बुलाती हूँ, फिर मैं और तुम्हारे डैडी इसके भाई से बात करके आज ही ये रिश्ता तय कर लेंगे और शाम को तुम्हारी मंगनी कर देंगे। मैंने सुरैया और उसके शोहर को यहाँ बुला लिया है, वो दोनों आकर तुम्हारी मंगनी के तमाम इंतजामात देख लेंगे। अम्मा भी ने कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। गोया अम्मा भी ने इसे सूली पर चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। ठीक है अम्मा भी, अब इसे जाने दे, ये जाकर खुद ही अपने भाइयों को यहाँ बुला लेगी। इमरान ने कहा। नहीं,
मंगनी की रस्म पूरी होने तक ये अब यहीं रहेगी। सलेमान ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। ये फ्लैट में अकेली रहती है और इसके जो भाई हैं वो इसके सगे भाई नहीं बल्कि मुंह भोले भाई हैं। मैं सलमान का कहकर इन सबको यहाँ बुला लूंगी, अम्मा बी ने कहा और इमरान का सर ढलक गया। तो ये सारा जाल सलेमान का फैलाया हुआ है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे सलेमान पर वाकई बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे अचानक न जाने क्या सूझी थी कि उसने जूलिया के बारे में अम्मा बी को सब कुछ बता दिया था। सुनो लड़की, मुझे मालूम है कि इस दुनिया में तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है। तुम फ्लैट में अकेली रहती हो और तुमने अपने दफ्तर में काम करने वाले भाइयों को मुंह बोला भाई बना रखा है। वो मुंह बोले हो या असली, भाई भाई ही होते हैं। इसलिए मैंने सलेमान से कहा था कि तुम्हारे रिश्ते की बात मैं तुम्हारे उन्हीं भाइयों से बात करूंगी, लेकिन चूंकि ये जदीद जमाना है और आजकल के बच्चे अपनी पसंद और नापसंद का खुद सोचते हैं, इसलिए मैं इससे पहले कि तुम्हारे भाइयों को यहाँ बुलाऊं, तुम बताओ, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो और तुम्हें इससे शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो अभी बता दो। मैं किसी पर अपना हुक्म थोपना पसंद नहीं करती, अम्मा बी ने कहा। अम्मा बी, इसे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन इसका एक मुंह बोला भाई है, उसे मैं पसंद नहीं हूँ। वो इसका लाडला भाई है, सभी उसे पसंद करते हैं। अगर उसने एक बार ना कर दी तो समझे उसकी ना कभी हाँ में नहीं बदलेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ इस मामले को यही रहने दे। जूलिया खुद अपने भाइयों से बात करेगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। वो मान गए तो फिर आप उनको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद इसका रिश्ता लेकर आपके पास आ जाएंगे। इमरान ने आखिरी चाराकार के तौर पर कहा। मेरे किसी भाई को मेरी पसंद पर एतराज नहीं है अम्मा जी। इमरान जिस भाई की बात कर रहा है उसे मैं खुद बना लूंगी। बात यह है कि मुझे ये रिश्ता पसंद है या नहीं। तो इसके लिए मैं इतना कहूंगी कि मुझे आप जैसी शफीक, साले और मेहरबान हतून उनके कदमों में जगह मिल जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। जूलिया ने जैसे मौके का फायदा उठाते हुए कहा और इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास तो हो गया था, तो उसने जूलिया को यहाँ आने से रोका क्यों नहीं था। बस तो ठीक है, वैसे भी मुंह भला भाई है, कौन सा सगा भाई है। माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने हाँ कर दी है, मेरे लिए यही काफी है, अम्मा बी ने कहा और इमरान के हाथों के रहे से तोते भी उड़ गए। यानी कुर्बानी का बकरा कटने का वक्त आ गया है, इमरान ने बड़बड़ा कर कहा। और जूलिया के चेहरे पर कई रंग बिखरे हुए थे। इमरान उससे जिस कदर जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करता था, आज अम्मा बी ने उसे खूब पकड़ा था और अब वो वाकई उससे जान छुड़ाकर कहीं नहीं भाग सकता था। अम्मा बी की बातें और इमरान की हाँ ने उसके दिल में एक बार फिर कई हसीन ख्वाब जगा दिए थे और उसकी आंखों में शर्मो हया के तासरात उभर आए थे और वो इमरान की जानिब इंतहाई मीठी और शर्माहट भरी नजरों से देख रही थी। और लड़की, तुम अपना अच्छा सा नाम सोच लो। मुझे अभी तुम्हारा इमरान के डैडी से भी तारीफ कराना है। बगैर नाम के लड़की का उनसे मैं क्या तारीफ कराऊंगी। मैं तो कहती हूँ तुम अपना नाम मेहरुन्निसा रख लो, बड़ा प्यारा और सुलझावा नाम है। अम्मा बी ने कहा। मेहरुन्निसा नहीं, इसका नाम तो पाकीज़ा खानम होना चाहिए, जो मौका महल देखकर लेडी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। इमरान ने जूलिया को तेज नजर से देखते हुए जले कुटे लहजे में कहा, पाकीज़ा खानम, माशाल्लाह, वाकई ये बड़ा प्यारा नाम है। मैं कहती हूँ कि तुम फौरन अपना नाम पाकीज़ा खानम रख लो। तुम्हारे मुंह बोले भाइयों की इजाजत से मैं निकाहनामे में भी तुम्हारा यही नाम लिखवाऊंगी, अम्मा बी ने खुश होते हुए कहा। और इमरान का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। उसने तंजिया अंदाज में जूलिया का नाम लिया था और वही नाम अम्मा बी ने पसंद कर लिया था।
जी अम्मा भी, क्योंकि ये नाम इमरान साहब ने पसंद किया है और ये उनका पसंदीदा नाम है, इसलिए मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आया है। आज से, बल्कि अभी से, मेरा नया नाम पाकीज़ा खानम है। अब मुझे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। जूलिया ने कुनक्कियों से इमरान की जानब शरारत से देखते हुए कहा, और इमरान का दिल चाहा कि वो जूलिया को सोफे समेत उठाकर बाहर फेंक दे। तो ठीक है, आज से तुम पाकीज़ा खानम हो। मैं इमरान के डैडी से अभी जाकर बात करती हूँ, उन्हें भी ये नाम बेहद पसंद आएगा। क्यों इमरान बेटा? अम्मा भी ने कहा। जी अम्मा भी, इमरान ने मरे मरे लहजे में कहा। इससे पहले कि वो मजीद बात करते, उसी लम्हे इमरान के सेलफोन की घंटी बज उठी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ये मुए फरंगियों ने न जाने क्या क्या इजाद कर रखा है। हर वक्त इससे गाने या मौसीकी की धुनें बजती रहती हैं। अल्लाह गारत करे उन फरंगियों को। मुसलमानों के हर काम में उन्हें किसी न किसी तरह हलल डालने की आदत सी पड़ गई है। अम्मा भी ने फरंगियों को बुरी तरह से कोसते हुए कहा। इमरान ने एक तवील सांस लेकर जेब से सेलफोन निकाला और फोन का डिस्प्ले देखने लगा। डिस्प्ले पर ब्लैक 0 का महसूस नंबर देखकर वो उठ खड़ा हुआ। एक जरूरी कॉल है अम्मा भी, मैं अभी आया, इमरान ने कहा। इससे पहले कि अम्मा भी इससे कुछ कहती, इमरान फौरन कमरे से निकलता चला गया। लॉन में जाकर उसने सेलफोन का रिसीविंग बटन ऑन कर दिया। बेबस, लाचार, बंदा बेकार, सदा का हुआर, शहीदे दारे फना, राना तहवरहान परदेसी बोल रहा हूँ। सेलफोन कान से लगाते ही इमरान की जुबान चल पड़ी। ताहिर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक 0 की संजीदगी से भरपूर आवाज सुनाई दी। बोलो भाई, तुम भी बोलो, आज सबके ही बोलने का दिन है। पहले सलेमान बोलता था और मैं सुनता था, अब अम्मा भी बोल रही हैं और मैंने ही सुना है, और आने वाले वक्त में पाकीज़ा खानम बोलेंगी और मैं सर झुकाकर सुनूंगा, क्योंकि शोहरे नामदार की किस्मत में सिवाय सुनते रहने के और आता ही क्या है। इमरान ने एक सर्द आह भरकर कहा। क्यों, क्या हुआ? आप बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक 0 ने कहा। दिखाई दे रहे हो नहीं कहो, सुनाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ऐसे कह रहे हो जैसे सेलफोन में आवाज के साथ तुम्हें मेरी तस्वीर भी दिखाई दे रही हो, इमरान ने बुड़बड़ाते हुए कहा। तो ब्लैक 0 बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं, तस्वीर तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपका लहजा बुझा बुझा सा है, जैसे खुदा न हास्ता कोई सानहा हो गया हो, ब्लैक 0 ने कहा। सानहा हुआ तो नहीं है, लेकिन अब समझो बस होने ही वाला है। आज अम्मा भी और पाकीज़ा खानम ने मुझे हकीकतन अपने जाल में इस तरह फंसा लिया है कि मैं सिवाय सर्द आहे भरने और कफ मलने के और कुछ भी नहीं कर सका हूँ, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। पाकीज़ा खानम? ये पाकीज़ा खानम कौन है? ब्लैक 0 ने हैरान होते हुए कहा। मैं उस तमीजदार खातून की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने डील दे रखी है, और इस कदर डील दे रखी है कि उसने अम्मा भी के साथ मिलकर आज मेरा नाटका ही बंद कर दिया है, इमरान ने कहा। आप शायद जूलिया की बात कर रहे हैं, ब्लैक 0 ने हंसते हुए कहा। शायद नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अम्मा भी ने उसका नाम जूलिया से बदलकर पाकीज़ा रख दिया है, और वो भी पाकीज़ा खानम। और उसके साथ ही अम्मा भी ने, उसके साथ ही इमरान ने अम्मा भी और जूलिया के साथ होने वाली तमाम बातचीत से ब्लैक 0 को आगाह करना शुरू कर दिया। बहुत खूब, तो आखिर अम्मा भी ने आज आपको फंसा ही दिया है, ब्लैक 0 ने हंसते हुए कहा। अम्मा भी ने कम और पाकीज़ा बीबी ने मुझे आज ज्यादा फंसाया है। मेरी गलती थी। फोन पर जब मेरी उससे बात हुई थी तो मुझे उसे डरा धमकाकर कोठी जाने से रोक देना चाहिए था। अगर मैं उसे डरा धमकाकर कोठी जाने से रोक देता तो वो कोठी ही ना आती, और ना अम्मा भी आज मुझे आरे हाथ लेती, इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तब तो मुझे फौरन आपकी शादी की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अम्मा भी ने आपसे ऐसी बात कह दी है कि आप चाहकर भी शादी करने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
ब्लैक जीरो ने उसी तरह से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, मेरी शादी के लिए पूरा शहर सजाओ, बैंड बाजे वालों को, मुझे लगता है बैंड बाजे बजाने वालों में तुम ही सबसे आगे होगे। और वो तनवीर, वो हमारी शादी की खुशी में 1-2 गोलियां हवा में चलाएगा और बाकी सारी गोलियां मेरे सीने में उतार देगा। इमरान ने कहा, ओह, मैंने आपको तनवीर के बारे में बताने के लिए ही फोन किया है। तनवीर का नाम सुनकर ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? ब्लैक जीरो का संजीदा लहजा सुनकर इमरान ने चौंकते हुए पूछा, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर फारूकी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने बताया है कि तनवीर की जान तो बच गई है, लेकिन उसके सर पर लगने वाली चोट बेहद गहरी और खतरनाक थी, जिसका उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया। गो कि उनके ऑपरेशन से तनवीर खतरे से बाहर निकल आया है। उसके दिमाग की चंद हास रगें दब गई हैं, जिसकी वजह से वो तवील बेहोशी में चला गया है। डॉक्टर फारूकी ने उन दबी हुई रगों को उभारने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो रगें खून की रवानी की वजह से खुद ही कुछ अरसे तक नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जब तक वो रगें नॉर्मल नहीं होंगी, तनवीर का होश में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। ब्लैक जीरो ने कहा, और इमरान के चेहरे पर चट्टानों जैसी संजीदगी तारी होगी। क्या वो कोमे में चला गया है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, डॉक्टर फारूकी ने यही कहा है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। और क्या बताया है डॉक्टर फारूकी ने? तनवीर की हालत कब तक ठीक हो जाएगी? मतलब कब तक उसकी दबी हुई रगें नॉर्मल होंगी? इमरान ने पूछा। डॉक्टर फारूकी ने कहा है कि दबी हुई रगें बेहद नाजुक हैं, उन पर खून तो आ रहा है, लेकिन रुक रुक कर, इसी वजह से वो ज्यादा उन रगों को नहीं छेड़ रहे, वरना तनवीर की जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने उन रगों को वैसे ही छोड़ दिया है। खून के बहाव से ही वो रगें ठीक होंगी, और इसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है उसमें काफी वक्त लग सकता है, 1 माह, 2 माह, 1 साल या उससे भी कहीं ज्यादा साल। और ये भी मुमकिन है कि दबी हुई रगें हमेशा इसी हालत में रहे। ऐसी सूरत में तनवीर का होश में आना कतई नामुमकिन है, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है हम अपने एक डैशिंग एजेंट से तकरीबन हाथ धो बैठे हैं, इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर फारूकी ने कहा है तनवीर को अगर होश आ भी जाए तो दिमागी रगों के दबाव की वजह से उसे बिस्तर से उठने में कई साल लग सकते हैं। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान एक तवील सांस लेकर कहा, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मेरा एक ही रकीब रूह सफेद था। और वो भी, इमरान ने तासुब भरे लहजे में कहा, उसका एक्सीडेंट ही इंतहाई होलनाक हुआ था। डॉक्टर फारूकी का कहना है कि उसका जिंदा बच जाना एक मौजज़ा है, वरना तनवीर की जो हालत थी उससे हम डॉक्टर फारूकी को भी 1% भी उसके बचने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे थे। ब्लैक जीरो ने कहा, कोमे में जाने वाला इंसान जिंदा होकर भी मुर्दों से बदतर होता है ब्लैक जीरो। ऐसा इंसान आधा जिंदा और आधा मुर्दा होता है। तनवीर जैसे ज़हीन और डैशिंग एजेंट की हमारी सर्विस को बेहद जरूरत थी, उसकी कमी अब शायद ही कोई पूरी कर सके। तनवीर जज्बाती और फौरी फैसले पर अमल करने वाला इंसान जरूर था, लेकिन उसने हमारे साथ मिलकर जो काम किए हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस एक मंजे हुए और इंतहाई जीरक एजेंट से महरूम ही हो गई है, जिसका मुझे भी शदीद रंज हो रहा है, और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के लिए भी ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। इमरान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं इमरान साहब, तनवीर वाकई एक बासलाहियत और इंतहाई जीरक एजेंटों में शुमार होता था। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी किया है वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। मैं तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर उसकी सेहतयाबी की दुआएं करूंगा कि उस जैसे जीरक और डी एजेंट की हमें अभी बहुत जरूरत है। उसके बगैर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अधूरी होकर रह जाएगी, जिसका सभी को अफसोस होगा, दिली अफसोस।
ब्लैक जीरो ने कहा, अब उसकी सेहतयाबी के लिए दुआओं की सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं। मैं अम्मा भी और उनके मुर्शिद से खसूसी तौर पर तनवीर की सेहतयाबी के लिए दुआएं करने के लिए कहूंगा। कहते हैं बुजुर्गों और बच्चों की दुआओं में बेहद असर होता है और दिल से की जाने वाली दुआ में इतनी कुव्वत होती है कि वो अर्शे बरी को भी हिला देती है और अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है, और वो तो है ही, मुर्दे में भी जान डाल सकता है। इमरान ने कहा, बिल्कुल, अगर अल्लाह चाहे तो तनवीर को वक्त से पहले भी सेहतयाब कर सकता है। उसके यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। उसके बारे में इमरान को आगाह किया है तुमने? इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। नहीं, अभी मैंने किसी को नहीं बताया। आपने खुद ही तो मुझे मना कर दिया था। मैंने चौहान और हावर को भी मना कर दिया है कि वो फिलहाल इस बारे में किसी से बात न करे। आप कहीं तो मैं जूलिया को बता देता हूँ कि बाकी सबको खुद ही बता देगी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, वो अम्मा भी के पास बैठी हुई है, उसे फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दो। वो शायद जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। शायद तनवीर की हालत सुनकर वो इस जज्बाती रूह से बाहर आ जाए, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। और कोई बात? इमरान ने पूछा। हाँ, एक बात और बतानी है आपको, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या? इमरान ने पूछा। जहाँ तनवीर की कार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ हावर और नोमानी दोबारा गए थे। तनवीर की कार चूंकि पहाड़ी से नीचे गिरने के लिए मुतलका इदारे ने अभी तक उस गाड़ी को वहां से नहीं हटाया। चौहान और हावर ये जानना चाहते थे कि आखिर तनवीर की कार के साथ ये हुआ कैसे था। वो तो इंतहाई मुश्ताक ड्राइवर है और आम कार भी, आम से रास्तों पर भी फाइटर तैयारे की तरह उड़ाने का फन जानता है। उसकी कार पहाड़ी से कैसे उस खाई में गिरी उनकी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो देखने गए थे कि वाकई कार की ब्रेक्स फेल हुई थी या कोई और ही मामला है, ब्लैक जीरो ने पूछा। फिर क्या पता चला उन्हें? इमरान ने पूछा। गाड़ी का टायर आर्ट भी ठीक है और उसके ब्रेक से बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कार का हर पहलू से जायजा लिया था, लेकिन उन्हें कार में ऐसी कोई खराबी महसूस नहीं हुई जो हादसे का मौजब बन सके। जो गो के तनवीर की कार बुरी तरह से तबाह हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हावर और चौहान ने कार का निहायत ही बारीक बीनी से जायजा लिया है। उन्होंने उस सड़क का भी जायजा लिया था जहां से कार टर्न होकर सीधी एक खाई की तरफ मुड़ गई थी। सड़क पर मौजूद निशानात से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि कार अचानक तनवीर के हाथों से आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी और तनवीर किसी भी तरह से कार कंट्रोल नहीं कर सका था और कार सीधी खाई में गिर गई थी। हावर और चौहान ने तनवीर की कार की तलाशी ली तो उन्हें कार के डैशबोर्ड से 4 चीजें मिली थी। उनमें से एक पॉकेट साइज डायरी है, एक कलम है और एक नई किस्म का बैटरी चार्जर है और एक चमकदार गोला है जो बॉल जितना बड़ा है और उसके दरमियान में शीशे की पट्टी सी है जिसमें रोशनी का एक नुक्ता घूमता हुआ दिखाई देता है और उस गोले के ऊपर 3 मुख्तलिफ बटन भी लगे हुए हैं। हावर और चौहान वो चारों चीजें अपने कब्जे में ले ली हैं और मैंने उन्हें बता दिया है कि वो चारों चीजें दानिश मंजिल पहुंचा दे। मैं खुद इन चारों चीजों को देखना चाहता हूँ। हावर और चौहान के कहने पर उन्होंने वो चमकदार गोला, बैटरी चार्जर और ऐसा अजीबोगरीब कलम जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, जिसके टिप की जगह शीशा लगा हुआ है, वो मुझ तक पहुंचा दिया है। ब्लैक जीरो ने कहा। डायरी में कुछ लिखा है? इमरान ने कहा। जी हाँ, सारी डायरी भरी हुई है, लेकिन इस पर लिखी हुई जुबान ऐसी है जैसे किसी साइंसदान ने अपनी इजादात या फार्मूले लिखे हों। सारी डायरी साइंसी जुबान से भरी पड़ी है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर गौर व फिक्र के साए नमूदार हो गए। इसके अलावा एक और भी खबर है, वो ये कि जहां तनवीर की कार को हादसा पेश आया उससे चंद किलोमीटर के फासले पर एक आसमान से एक स्पेसशिप भी नीचे आ गिरा था। ब्लैक जीरो ने कहा। स्पेसशिप? क्या मतलब?
इमरान ने चौंक कर यूं पूछा तो ब्लैक जीरो से स्पेसशिप के बारे में बताने लगा। इस स्पेसशिप से एक खलाई इंसान भी मौजूद था। स्पेसशिप के जमीन पर गिरने से पहले ही एक कैबिन के अलग हो जाने की वजह से वो स्पेसशिप से बाहर निकल कर आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंची तो उन्हें उस हलाई इंसान की जली हुई लाश मिली थी, वो भी इस हालत में कि उसका जिस्म बुरी तरह से उबल रहा था, जैसे उसका जिस्म गोश्त फूस की बजाय चूने का हो और जैसे चूने पर पानी डाल दिया गया हो। उस इंसान के जिस्म में रेडियाई लहरें भी खारिज हो रही थी। फोर्स चूंकि वहां बगैर किसी हिफाजती इकदाम की गई थी, इसलिए उन पर भी रेडियाई लहरों का अच्छा खासा असर हुआ है। उनमें से कई अफराद की आंखें खराब हो गई हैं और वहां बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी हालत बेहद खराब है और उन्हें फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। फोर्सेस ने सारे इलाके को सील कर दिया है और अब वहां पर महसूस लिबास वाले अफराद ही जा रहे हैं जो इस स्पेसशिप और हलाई इंसान का जायजा ले रहे हैं कि वो कौन है और स्पेसशिप इस तरह से खाई में किस तरह गिर के तबाह हुआ। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा, कहीं तनवीर पर तो भी इस इलाके में होने वाली रेडियाई लहरों का असर तो नहीं हो गया। हो सकता है कि वो इस इलाके से गुजर रहा हो और उस पर रेडियाई लहरों का असर हो गया हो और उसकी आंखें धुंधला गई हो और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया हो। इमरान ने सोचते हुए कहा, शायद ऐसा ही हुआ हो। ब्लैक जीरो ने कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।